नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अली मतहर। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच सीएम नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ क्राइम कंट्रोल के विविध पहलुओं पर विमर्श किया गया। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। सीएम ने दोहराया कि कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा और कानून तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बालू माफिया, जमीन माफिया और दूसरे असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस पर हमले पर चिंता जताई और ऐसे तत्वों पर तय समय में एक्शन का निर्देश दिया। साथ ही नंबर ऑफ क्राइम के साथ ही नेचर ऑफ क्राइम के विश्लेषण पर भी जोर दिया गया। क्योंकि उन्होंने हाल के दिनों में पुलिस और गृह विभाग की और 6 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद गृह सचिव ने बताया कि पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग सीएम के निर्देश को मिलकर पूरा करेगा। केस दर्ज करने के लिए अब थानों की सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी। वहीं एडीजी हेडक्वार्टर ने कहा कि जिन जिलों में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, वहीं की कमांड डीआईजी और आईजी को देने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे कमजोर और अपराधग्रस्त पूर्व में पाए गए थे, उनमें 353 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। थाना स्तर के अधिकारियों पर ढिलाई और शिथिलता के लिए उस कार्रवाई का ब्यौरा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया और ये आंकड़े भी रखे गए कि इस कार्रवाई करने के पूर्व उन थानों में अपराध की स्थिति क्या थी और ये कार्रवाई होने के बाद अपराध की स्थिति क्या है। तो जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें ये मालूम हुआ कि कुछ छोटी संख्या में कुछ मामलों को छोड़ के अधिकांश थानों में इस कार्रवाई से अपराध की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, अपराध पर नियंत्रण हुआ है और 353 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होने के बाद और उन थानों पर गहन निगरानी एसपी के द्वारा करने के बाद उन थानों में अपराध पहले से घटे हैं। शीर्षों के अलग अलग अपराधों के लिए उसमें जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वह जिला आरक्षी अधीक्षक को दी गई है और उसके बाद जो रेंज डीआईजी साहिबान हैं और जो जोनल आईजी साहिबान हैं वो बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे और हर हालत में अपराध की स्थिति में और सुधार लाने का दायित्व जो है वह सौंपा गया है और इन सब चीज़ों का बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग जो है वह पुलिस मुख्यालय के लेवल पर की जाएगी। समीक्षा बैठक पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम जितनी समीक्षा करते हैं अपराध भी उतना ही बढ़ता है। वहीं जेडीयू नेता नीरज ने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अपराध बढ़ा है, इसमें तो सब लोग मान रहे हैं और देखने का भी काम कर रहे हैं कि अपराधी पूरे बिहार में जो है बेलगाम, एक तरफ भूखमरी से मौत हो रही है, एक तरफ अपराधी जो है तांडव कर रहे हैं बिहार में, राक्षस राज आ गया। इस वजह से तो हम लोग कहते हैं राक्षस राज आए। बिहार में कानून का राज है, इसको कोई माई का लाल चुनौती नहीं दे सकता है। और हम यह कहना चाहते हैं कि जो भी हाल के दिनों में घटना कुछ एक हुई है, ये राष्ट्रीय जनता दल संरक्षित आपराधिक गिरोह के द्वारा हुआ है। ये राजनीति के लंपटीकरण के पक्षधर हैं और साथ ही साथ पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच क्या रिश्ता है, यह बिहार की जनता को बताइए। जीत के मंत्र के साथ बोधगया में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हुई। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एनडीए की एकजुटता और सभी 40 सीटें जीतने का दावा किया। साथ ही सही समय पर शेयरिंग पर फैसला लेने की बात भी कही। बीजेपी बैठक और जीत का संकल्प। बोधगया में बनी 2019 की रणनीति। 65-35 फॉर्मूले के दावों में कितना दम। दिल्ली में बीजेपी को अजेय बनाने की उद्घोषणा के बाद बोधगया में भी पार्टी की ओर से जीत का संकल्प लिया गया। 2 दिनों तक चली पार्टी कार्य समिति की बैठक में चुनाव, जीत और रणनीति ही छाई रही। पार्टी कार्यकर्ताओं से 2019 के चुनाव में जी जान से जुट जाने का आह्वान किया गया और केंद्र सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। बिहार में एनडीए की सभी 40 की 40 सीटें जीतने के लिए
पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से जुटेंगे। देश के 22 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना, उनका सामाजिक सशक्तिकरण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो वहीं महागठबंधन पर बीजेपी ने चुटकी ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री के भाषणों का हवाला दिया और विपक्ष को नेता विहीन करार दिया। महागठबंधन के बारे में मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, नेता का पता नहीं, नियत अस्पष्ट, नीति अस्पष्ट, नियत भ्रष्ट। अरे बहस करना है, हमारे काम पे बहस करो। तो 48 साल में तुमने क्या किया एक परिवार ने, और 48 महीने में हमने क्या किया बताएंगे? कैसे दुनिया में भारत एक बड़ी ताकत बन रहा है। जबकि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में 65 वर्सेस 35 का नारा दिया है। सुशील मोदी ने दावा किया कि एनडीए के साथ 65% मतदाता साथ होंगे, जबकि महागठबंधन को अधिकतम 35% वोटर्स का ही साथ मिलेगा। और हमने ये भी कहा कि बिहार में जो लड़ाई होगी लोकसभा में, वो 65% बनाम 35% की लड़ाई है। यानी राज्य के 65% मतदाता वो हमारे साथ हैं और 35% मतदाता जो हैं अधिकतम राजद गठबंधन के साथ होंगे। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, अमित शाह का संगठन कौशल्य और केंद्र और राज्य सरकार का जो काम है 4 साल 5 साल का, उस काम के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। वहीं बीजेपी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी के हमले पर भी पलटवार किया। पार्टी नेता मंगल पांडे ने कहा कि जिस पार्टी में राजवल्लभ यादव और शहाबुद्दीन जैसे नेता हों, उस पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का कोई हक नहीं। ये वैसे ही लोग हैं ना जिनके पार्टी में राजवल्लभ यादव है, बलात्कारी आदमी है, शहाबुद्दीन जैसा अपराधी है जिसके ऊपर कितने हत्या के मुकदमे हैं। तो ये जो हत्या करने वाले लोगों को अपनी पार्टी में रखते हैं, बलात्कार करने वाले को रखते हैं, वो लोगों को शिक्षा देंगे और हम लोगों से अपराध पे प्रश्न पूछेंगे। बड़ा मजाक लगता है। राम मंदिर पर भी बीजेपी ने अपना रुख साफ किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि राम जन्मभूमि पर ही रामलला का मंदिर बनेगा। पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसले की उम्मीद है। राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा, राम जन्मभूमि पे ही बनेगा। जब भी कोर्ट का निर्णय होगा, हमें उम्मीद है कि जल्द निर्णय होगा और सारी प्रक्रिया बाधा दूर होगी और राम मंदिर जो बनेगा अयोध्या में वो सौहार्द का सिंबल बनेगा। तो बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी नेता आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। दावा जीतने का भी किया जा रहा है और विरोधियों को पस्त करने का भी। वैसे पार्टी नेताओं के उत्साह का असर कार्यकर्ताओं पर कितना पड़ेगा और किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए बोधगया से अरुण के साथ नीलकमल की रिपोर्ट। 2015 से बिहार में आयोग, बोर्ड और निगमों के गठन की प्रक्रिया अधर में है। अब विपक्ष इसे एनडीए में खटपट के तौर पर देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के नेता मनमुटाव को नकार रहे हैं। बिहार में 100 से भी ज्यादा बोर्ड, निगम और आयोग हैं, लेकिन पिछले 3 साल से भी अधिक समय से बोर्ड, निगम और आयोग के गठन की प्रक्रिया अधर में है। महागठबंधन की सरकार के दौरान आपसी खींचतान के चक्कर में आयोगों के गठन का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। जब एनडीए की सरकार बनी तो नेताओं के अंदर बोर्ड, निगम और आयोग के गठन को लेकर आस जगी, लेकिन 1 साल बाद भी अभी तक कुछ एक आयोग को छोड़कर अधिकतर आयोगों का गठन हो ही नहीं पाया। अब विपक्षी इसे एनडीए में दरार मान रहे। 1 साल हो गया, फिर बीजेपी से दोबारा जब इन्होंने हलाला करके दोस्ती की, तो 1 साल हो गए उस हलाला को, तब भी लगता है फिर से पुनर्विवाह नहीं हो पाया है इन दोनों का। और यही वजह है कि दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं जो बोर्ड, निगम में कुछ बनना चाहते थे, वो आशा भरी नजरों से देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है, अब क्यों नहीं मुझे कुछ बना रहे हो। पलटी मारना था, इसलिए आयोग का गठन नहीं हुआ। अब वो बीजेपी में अपने आप को बचाने के लिए तो जरूर चले गए हैं, लेकिन एक कुशन रखें कि शायद यहाँ से भी हमको मौका मिले तो पलटी मार दे, इसलिए यहाँ भी आयोग का गठन नहीं करें।
नीतीश कुमार जी इज नॉट अ स्टेबल पर्सन। कभी यहाँ पलटी मारते हैं, कभी वहाँ पलटी मारते हैं। जब वो राजगीर जाते हैं तो उनका अंतरात्मा जागता है। अब देखिए वो क्या करते हैं, शायद पलटी मारने का विचार हो, जो उसमें भी आयोग का गठन नहीं कर रहे हैं। हालांकि एनडीए नेता विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं और दावा करते हैं कि जल्द ही आयोगों का गठन होगा। कुछ आयोग बनने हैं, एकाध बने भी हैं, लेकिन धीरे धीरे सब बनेंगे। उस पर चर्चा होगी। ये राजद का शासनकाल नहीं, कोई बन जाएगा। उसके लिए जो सक्षम और समर्थ लोग हैं उस हिसाब से बनेंगे। और एनडीए में पूरी तरह ठीक ठाक है। हम लोग सब एकजुट मिलकर राज्य का विकास कर रहे हैं और अगला चुनाव भी लड़ेंगे। अब विपक्ष के आरोप में दम हो या ना हो, लेकिन माना जाता है कि जिन नेताओं का चुनाव में पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हो पाता, उनको बोर्ड, निगम या फिर आयोग में रखा जाता है ताकि वो नाराज ना हो और उनकी राजनीति भी चलती रहे। अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए ही सही कुछ आयोग और निगम की रिक्तियां भरी जा सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि आईआईएम बोध गया के लिए भारत सरकार ने 411 करोड़ 72 लाख रुपए दिए हैं और 119 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण होगा। जमीन की समस्या दूर करने की जिम्मेदारी डीएम को दी गई है। दावा किया जा रहा है कि नवंबर 2018 तक आईआईएम के बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। एक बैठक हुई और आईआईएम बोध गया, आपको मालूम कि 411 करोड़ 72 लाख रुपया पिछले दिनों मंत्रिमंडल ने इसके भवन निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है और 119 एकड़ भूमि ये बिहार सरकार ने और आईआईएम के लिए आवंटित करने का काम किया है और डीएम गया को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जमीन से जुड़ी जो समस्या है उसका वो शीघ्र उसका समाधान करेंगे। लोकसभा चुनाव की आहट होते ही टिकट के दावेदारों ने अपनी इच्छा जतानी शुरू कर दी है। खासकर जेडीयू के कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी नजरें लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं और वो इशारों ही इशारों में अपनी हसरत को बताने से हिचक भी नहीं रहे हैं। जेडीयू के ऐसे 3 मंत्री हैं जिनकी चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा है। ऐसे मंत्रियों में उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह, जल संसाधन मंत्री ललन सिंह और भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी हैं। पार्टी जो आदेश देगी वह काम करने के लिए हम तैयार हैं। और अगर इस बार जिम्मेवारी मिलती है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तो क्या महेश्वर हजारी तैयार हैं? पार्टी आदेश देगी तो एकदम सहर्ष स्वीकार रहेगा, काम करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग राजनीति करते हैं और हम लोग राजनीति करते हैं, बोला जाएगा तो हम लोग लड़ेंगे। पैरामेडिकल छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अनशन कर रहे छात्रों ने आज स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। एग्जाम कंट्रोलर महोदय आए और अपना दुखड़ा सुनाने लगे। ये छात्र एवं छात्राएं रात भर यहाँ रहती है, क्या वो इनकी बेटी ने इनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? आप लोग भी अनशन पर हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग कल से अनशन पे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। सुबह में बस कंट्रोलर साहब आए थे, वो अपना बीमारी दिखा के चले गए कि हमको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और अब हम लोगों का कुछ नहीं सुने। अनशन पर रहती है, महिला पुलिस है सुरक्षा में? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई महिला पुलिस नहीं सुरक्षा में। जब तक हम लोग को जो मेरा मांग है नहीं मिल जाता, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। आजादी के 70 साल बाद भी कुछ इलाकों में महादलितों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन नसीब नहीं है। मधेपुरा जिले के कुमारखंड ब्लॉक के केवटगामा के महादलित अपने परिजनों का अंतिम संस्कार घर में ही कर रहे हैं। कुमारखंड प्रखंड के केवटगामा में एक महादलित परिवार ने अपने मृत परिजन का अंतिम संस्कार घर में ही कर दिया। इस तरह का फैसला जानबूझकर या अपनी इच्छा से नहीं लिया गया। केवटगामा के इन महादलित परिवारों की मजबूरी है। गांव के रसूखदार कहें या किसान, वो अपनी जमीन या आसपास के सरकारी जमीन में भी महादलितों के शवों को अंतिम संस्कार करने नहीं देते। लिहाजा कोई विवाद न हो, इसलिए घर के दूसरे हिस्से में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, दमंग लोग हैं, वे हम लोगों को बाहर में
सड़क पेरा पर वो अपनी जमीन के आसपास में हम लोगों के लाश को दफनाने नहीं देता है। तब अंतिम हजूर हम अपना सोच के अपना नचारे बस में हम अपना घर में दफन करते हैं। इससे पहले भी अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो चुका था, इसलिए डायरिया से मौत होने पर सुहागिया देवी की आखिरी विदाई के लिए घर वालों ने अपने ही घर को चुना। अब जिला प्रशासन से हर पंचायत में सार्वजनिक शमशान बनाने की मांग उठने लगी। ऐसे गरीब जिनको रहने के लिए घर नहीं है, जमीन नहीं है, वह अपने माता पिता या अपने परिजन को कहां जलाएंगे? उनकी एक व्यवस्था तो होनी चाहिए। मामले की जानकारी मिलने के बाद ही मधेपुरा प्रशासन भी हरकत में आया। गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया। शमशान के लिए जमीन अलॉट करने की बात कही गई। और यदि पंचायत में कुछ भी जानकारी मिली है कि पंचायत के पास शमशान घाट नहीं है, तो हम लोग अगर नहीं है तो सरकारी जमीन जो है व्यवस्था करेंगे। महादलित परिवारों को घर के लिए जमीन देने की सरकारी योजनाएं चल रही हैं, मगर शव के अंतिम संस्कार के लिए भी 2 गज जमीन नहीं मिलना शर्मसार करने वाली घटना है। सरकार और प्रशासन इस गांव के महादलितों को शमशान मुहैया नहीं कराती है तो इनका घर ही शमशान बनता रहेगा। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। और मधेपुरा में महादलित समाज के लोगों के अपने गौशाला में अंतिम संस्कार किए जाने के मामले पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने इसे आरक्षण से जोड़ते हुए सत्ता तंत्र को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने राज्य सरकार से ऐसे लोगों के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए जमीन चिन्हित कराने की मांग की। साथ ही शमशान घाट पर दाह संस्कार को रोकने वाले के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। वहीं इस मामले में मंत्री प्रेम कुमार ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आरक्षण, चलने के लिए आरक्षण और किसी को मरने के बाद भी 6 फीट का जमीन नहीं मिल रहा है दफन होने के लिए और जलाने के लिए। यह है आज भी 72 साल की स्थिति है और तब भी हमारा राज्य सुशासन का राज्य है। इस संबंध में पूरी बात मैं समझना चाहूँगा वहाँ के साथियों से, और प्रशासन से हम जानकारी प्राप्त करेंगे जाकर के कि ऐसा कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है जाकर के। गया में सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए भवन में सभागार का उद्घाटन किया गया। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाया गया, साथ ही विरोधियों के उठाए गए मुद्दे का जवाब दिया गया। सुशील मोदी ने अपराध के मुद्दे पर कहा कि रेप की घटना में बढ़ोतरी का मामला महिलाओं और लड़कियों के बोल्ड होने के कारण ज्यादा दिख रहा है। पहले महिलाएं लोकलाज की वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती थी, वहीं जीएसटी को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि देश के चौतरफा विकास के लिए डीजल पेट्रोल पर लगने वाली टैक्स सही है। सुहागिनों का पर्व तीज आज धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखी। महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। महिलाएं काफी उत्साहित हैं, सुबह से ही निर्जला व्रत पर हैं और पति की लंबी आयु के लिए सभी महिलाएं तीज कर रही है। साथ ही माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा भी कर रही है। देख सकते हैं श्रृंगार बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सुहागन का ही ये पर्व होता है और सुहागन अगर श्रृंगार के बिना सुहागन का हर चीज अधूरा होता है। काले के शिव के मनाए बहे ओ शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाए बहो शिव मानत नाही, कोठाया टारी शिव के मन हूँ न भावे, कोठाया टारी शिव के मन हूँ न भावे, टुटली मारैया कहाँ पाए बहो कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राज्य भर में महिलाओं ने तीज का व्रत रखा। हम आपको पटना, मुंगेर, बक्सर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां तीज को लेकर काफी उत्साह दिखा। सुहागिन महिलाओं ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजा अर्चना की। कोठाया टारी शिव के मन हूँ न भावे, कोठाया
करी शिव के मन न भावे टुटली मारैया कहाँ पाए बहो शिव मानत नाही काली बरैया के मनाई बहो। पटना में परिवहन विभाग अब वैसे नाबालिग बच्चों और उनके गार्जियन पर कार्रवाई करेगा जो बाइक चलाते हुए पकड़े जाएंगे। विभाग के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर सड़क पर बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो बच्चे और गार्जियन पर दोनों को न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ेगा बल्कि कारावास की सजा भी हो सकती है। मोटर अधिनियम की धारा 3 के तहत बच्चों को 500 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की सजा, जबकि माता पिता को इसी जुर्म के लिए 1000 रुपये जुर्माना या 3 महीने की कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है। और जागरूक करने के लिए और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेवार बनाने के लिए हम लोग वैसे भी लोगों को नाबालिग लड़के जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे हैं, हम वैसे लोगों को भी टारगेट करने जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स को फाइन करेंगे ताकि वो भी अपने बच्चों को सही समय पर सही प्रशिक्षण दिलाने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही उनको बाइक या दूसरी गाड़ियों को उपलब्ध मुहैया कराएं।